नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश तिवोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हमारे मुल्क को अब कौन चलाएगा? किसान, जवान, शिक्षक, छात्र या फिर कुछ व्यापारी वर्ग, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल या जो सो कॉल्ड देशभक्त हैं, या फिर देश वो चलाएंगे जिनको हम आम भाषा में कहें सौदागर हैं। फिलहाल तो ऐसे ही प्रतीत होता है। निर्णय कोई भी हो, हर निर्णय देखा जाए तो अडानी और अंबानी के लिए है। बल्कि हालात इस किस्म के हैं कि अभी जो किसानों के साथ कल रात लंबी मीटिंग हुई, वहाँ ऑफर नहीं दिया गया है, वहाँ सौदेबाजी हुई है। सौदेबाजी क्या हुई कि ये जो नियम बनाया जाएगा नया, ये सिर्फ पंजाब के लिए, बाकी देश के लिए नहीं है। कमाल की बात है। और उसमें बीच में एक एनसीसीएफ और नाफेड को लाया गया कि ये लोग खरीदारी करेंगे 4-5 फसलों की, उड़द, तुअर, मसूर, मक्का उगाओ और अपना गेहूँ, चावल छोड़ दो। और कहा ये गया कि क्योंकि आपका वाटर लेवल बहुत नीचे है और ज़मीनें बंजर हो रही हैं, तो आपको उससे फ़ायदा होगा और हम इसके लिए आपको पक्का मूल्य देंगे, जिसको कि नेफेड और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन एनसीसीएफ जो है, वो आपको पूरा का पूरा कीमत देगी और कोई भी उस पे लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप बेच पाएँगे। लेकिन सवाल ये था कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। किसान तो एमएसपी माँग रहे हैं और किसानों के ऊपर आप एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा एक ऐसा सौदा लादने की कोशिश कर रहे हो, जहां आप उनसे अपनी ज़मीन का इस्तेमाल कैसे करना है, कौन-सी फसल बोनी है, वो हक आप उनसे छीन लेना चाहते हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ नाफेड और एनसीसीएफ वो कंज्यूमर्स तो है नहीं, उन्होंने कभी प्रोक्योरमेंट भी नहीं की है, तो वो बीच में किसके बिहाफ पे आएँगे? अगर वो फसलों को प्रोक्योर कर रहे हैं, तो खुद तो करेंगे नहीं। नाफेड के पास इतने लोग नहीं हैं, एनसीसीएफ के पास इतने लोग नहीं हैं, तो फसलें प्रोक्योर कौन करेगा? फिर वही बात आ जाती है, फसलें प्रोक्योर की जाएँगी फिर अडानी और अंबानी के द्वारा। अडानी ने जो अपने सारे वेयर हाउसेज़ बनाए हैं हरियाणा में, पंजाब में, इवन हिमाचल प्रदेश में और भारत के अन्य क्षेत्रों में, मकसद ये कि सारी की सारी ज़मीनों को अपने कब्ज़े में ले लिया जाए एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। जैसे कि पहले भी आपको याद होगा, पंजाब के अंदर पेप्सी ने टमाटर और आलू उगाने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो काफ़ी बैकफ़ायर भी हुआ, बाद में कुछ थोड़ा बहुत कामयाब भी हुआ। बाद में जब पैदाइश उसकी बढ़ गई, लोगों ने ऑप्ट किया तो वो कीमत ही देने से इनकार कर दिया पेप्सी कंपनी ने और काफ़ी रोष-आक्रोश हुआ और बाद में स्कीम फिर वो विथड्रॉ कर ली गई एक किस्म से देखा जाए तो। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर कौन इस बात को डिसाइड करेगा कि वहाँ पर उसका फसल का रेटिंग क्या है, उसको क्या दाम देना है? यानी कि फिर वही बात कि जैसे हिमाचल में अडानी डिसाइड करता है कि सेब के भाव क्या होंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, यहाँ एमएसपी नहीं है, सो कॉल्ड। और जो एमएसपी की बात की जा रही है, वहाँ पे एमएसपी को कभी भी आप रिजेक्ट कर सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है, वो ए ग्रेड नहीं है, वो बी ग्रेड है, वो सी ग्रेड है, इसमें ये लगा हुआ है, उसमें वो लगा हुआ है। तो आप कभी भी किसी बहाने से उसको खरीदने से इनकार कर सकते हो। मकसद क्या है कि हर निर्णय जो लिया जाए अडानी-अंबानी के लिए लिया जाए और पंजाब के किसानों को गुलाम बना लिया जाए और ये स्कीम सिर्फ पंजाब के लिए। दरअसल इस समय ये फाइट जो है अडानी-अंबानी के लिए नहीं है, ये फाइट है पंजाब और गुजरात के बीच की। गुजरात लॉबी जो है वो समझती है कि हम पंजाब को टेम कर सकते हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि पंजाब का चरित्र अलग है। पंजाब ने जितने हमले इतिहास में झेले हैं, हिंदुस्तान में किसी एक प्रदेश ने नहीं झेले। दूसरी बात, पंजाब को तो मुगल्स भी डाउन नहीं कर पाए, ये बात भी आपकी पक्की है। पंजाब को ब्रिटिश राज आया, वो भी टेम नहीं कर पाए, वो भी तंग आ गए, क्योंकि वहाँ पर जो कौम है, वो मार्शियल कौम है, वो किसी से दबती नहीं है। ये दिक्कत है। लेकिन बहुत सारे लोग पंजाब को शायद एक खिलौना समझते हैं और समझते हैं कि इसको हम पूरा का पूरा क्रश कर सकते हैं, तो शायद उन्हें मुगलों से जो हिस्ट्री मिलती है वहाँ पंजाब के बारे में और ब्रिटिश हिस्ट्री जो मिलती है पंजाब के बारे में, एक नज़र उस पर मार लेना चाहिए। कई बार जो हमारे गुजराती नेता हैं, उन्होंने पंजाब के बारे में ना जाना, ना पहचाना, ना पढ़ा कि अल्टीमेटली इनका इतिहास क्या है। इतिहास पढ़ लेते तो इस किस्म की सौदेबाजी वहाँ जाके ना करते।
ये सौदेबाजी हो सकता है कि वो गुजरात में करते हैं, बाकी जगह करते हैं, लेकिन पंजाबी जो है वहाँ के जो सिख हैं, वो सौदागर नहीं हैं, वो सौदेबाजी नहीं करते हैं, वो मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। इसलिए उनसे एक सौदागर की तरह जाना और एक डील कॉन्ट्रैक्ट की पेश कर देना, ये उनका भी अपमान है, किसानों का अपमान है और एक किस्म से उनकी आज़ादी को हरने का ये फैसला है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हिमांशु भयानी जी गुजरात से और अरुण कुमार शर्मा जी दिल्ली से, बहुत स्वागत है आपका। हिमांशु भाई, ये पंजाब इतनी जल्दी टेम होने वाला नहीं है सर। इसको जितना क्रश करोगे ये उतना उभर के आता है। ये दिक्कत है। काश कि ये 2 गुजराती नेता समझ पाते इस बात को कि भाई आप पूरे इंडिया को ऐसे गुजरात ट्रीट नहीं कर सकते हो, ये सच बात है। पर शायद जब तक कुछ निर्णय आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हिमांशु भाई। देखिए, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री की शपथ ली 2014 में, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर मुझे एक बात का भरोसा था। एग्रीकल्चर के ऊपर उनका एक विजन रहेगा और एग्रीकल्चर में वो कुछ करेंगे। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि विधानसभा के फ्लोर पे उन्होंने कहा था कि जब उनकी एक स्पीच थी विधानसभा के फ्लोर पे, तब उन्होंने कहा था कि जब केंद्र जूझ रहा है 4% शेयर लेने के लिए जीडीपी में एग्रीकल्चर का, गुजरात ऑलरेडी ले चुका है। केंद्र कहीं ना कहीं 2 या 3 के बीच है, तो केंद्र जूझ रहा है 4% शेयर लेने। गुजरात ने ऑलरेडी वो 4% कर दिया। ये बात मैं कर रहा हूं 2008 से लेके 2013 के बीच की, उन 5 सालों में, जब कॉटन के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में वाकई अप थे। तो तब हमने देखा कि कैसे हुआ, मतलब वॉल्यूमिनस ग्रोथ हुआ, क्योंकि हम ट्रैक करते थे सोइंग वगैरह पैटर्न, तो हमको पता चला कि ये वैल्यू ड्रिवन। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये बात आई तो मतलब मुझे एज अ पत्रकार, एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट ऐसा लगता था कि ये गांव से आने वाला इंसान है, इसकी खेती के ऊपर मतलब एक बारीकी से नजर होगी। यहाँ पे भी बहुत सारे सॉइल टेस्टिंग वगैरह के प्रोजेक्ट इन्होंने किए थे, जहाँ पे वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक जो होते थे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, वो जाते थे, एक पूरा का पूरा महोत्सव होता था, सॉइल टेस्टिंग प्रोजेक्ट होता था, उसके मुताबिक किसानों को गाइड किया जाता था। तो मुझे लगा ये सब चीजें रिप्लिकेट होगी, और एग्रीगेरियन कंट्री, भारत एक एग्रीगेरियन कंट्री है, तो उस दिशा में जाके मुझे लगा कि ये बंदा एक ऐसी ब्लूप्रिंट रहेगा कि एग्रीगेरियन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ बढ़ेगी। एग्रीकल्चर में से वैल्यू ड्रिवन कैसे लिया जाए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो केसर केरी का जो बेल्ट है, केसर आम का, जूनागढ़ वगैरह, सोरठ वगैरह, वहां पे कहा था कि आप मतलब रुपया उगाएंगे और डॉलर कमाएंगे, क्योंकि आप वैल्यू एडिशन कीजिए, जैम बनाइए, केचप बनाइए, ये सब चीजें कीजिए, मार्मलेट बनाइए, इसको सूखा आम पापड़ बना के कैसे बेचा जा सकता है। लेकिन आज तक अभी उधर कुछ हुआ नहीं। तो ये जब बातें होती थी तो हमको लगता था कि चलिए अब ये ऐसी जगह पे आ गए जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये अपनी जो विजन की जो बातें वो लेके जाएंगे। लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा जिस तरीके से किसान विरोध कर रहे हैं, जो बातें आ रही है, अब इकोनॉमिकली अगर देखने जाए तो ये सरकार पूरी की पूरी कैच-22 सिचुएशन में फंस चुकी। मैं ये क्यों मानता हूं कि सरकार कैच-22 सिचुएशन में फंस चुकी है, क्योंकि एक तरफ आपने कमिटमेंट कर दिया है कि 5 साल तक आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दें। दूसरी तरफ किसानों की जो मांग है, सालों से जो मांग थी कि आप हमारा एमएसपी, और जो एक आपने जो मतलब एक अपेक्षा जगाई थी कि आपकी खेती की आय जो है वो दुनी हो जाएगी, तो किसान ये बोलता है कि आप एमएसपी का एक लॉ लेके आइए, हमको इतनी एमएसपी मिलनी चाहिए। क्योंकि भले आप सब्सिडाइज पानी या बिजली या डीजल या जो भी देते हो, लेकिन फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ गई है, इंश्योरेंस कवर्स की कॉस्ट बढ़ गई, तो इसके मुताबिक किसान ये मांग रहा है। किसान क्यों मांग रहा है ये भी समझ लेना है। किसान इसलिए मांग रहा है क्योंकि एक बहुत ही क्लियर कट उसका जो, जिसको बोले उसका परसेप्शन है कि अगर कोई कर पाएगा तो ये सरकार कर पाएगी। एक बार इसमें अगर कानून लागू हो जाए तो बाद में फिर जो भी आए ये कानून चलता रहे। और ये एक्सपेक्टेशन क्यों है, क्योंकि आपने गाजे बाजे के साथ बहुत चीजें की नहीं की, लेकिन कहा है कभी किया आपने किया, तो ऑटोमेटिकली पीयर प्रेशर बढ़ जाता है कि भाई अभी आप हमारा ये भी कर ली। अब ये पीयर प्रेशर जो बढ़ा है, इसमें अगर आप पिछला बजट देखेंगे जो जिसका ऊपर आपने भी प्रोग्राम किया कि आईएमएफ से अप्रूव होके आया था, जहां पे 72 पैसा आपका आ रहा है अलग अलग टैक्स रेवेन्यू से, और 28 पैसे का आपने कर्ज लिया है। 80 पैसे का आपका खर्चा रुपया जहां खर्च होगा वहां पे आपने 8 पैसा कंट्रोल नहीं किया स्कीम्स वगैरह में, क्योंकि इलेक्शन है, और उसके ऊपर आप 20 पैसा ब्याज भरेंगे।
तो ये जो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस है या ये जो फिस्कल डिसिप्लिन है, उसमें अगर मान लीजिए आप, अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ गवर्नमेंट बैच 22 सिचुएशन में, कि इसलिए मान लीजिए कि आप एमएसपी का कानून लाते हैं, एमएसपी डीडी का उस तरीके से कर देते हैं, तो बजट के थोड़े दिनों बाद जिस तरीके से आरबीआई पॉलिसी है, और आरबीआई पॉलिसी में क्लियरली ये इंडिकेशन दिया गया कि जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहता है तब तक ब्याज की दरें नहीं बढ़ेगी, स्टेटस को रहेगी। तो आपकी पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम जो है, वहां पे जो लिक्विडिटी का एक जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसा सिचुएशन हो गया है, उस पर अभी आप क्या करें? आप ये बीच का रास्ता लेके आ रहे हैं कि ठीक है आप कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए हाँ करें, लेकिन किसान उसके लिए नहीं मानने वाला, ये बहुत क्लियर बात है। देखिए गुजरात में 1997 में पोसीत्रा करके एक जगह है, वहां पे कुछ 133 विलेजेस को लेके पूरा एसईजेड बनाने की बात थी, जो कुछ भी था। तो वहां पे जिस तरीके से विरोध हुआ, तब 1997 में बिल्कुल बीजेपी की सरकार थी गुजरात, निखिल गांधी एक पोर्ट बनाना चाहते थे, वहां पे विरोध हुआ। देखिए यहाँ के जो मतलब वहां के जो किसान या जो नेता थे, वहां पे वाघेर कम्युनिटी मेन है जो खेतीबाड़ी में व्यस्त है। उनके एक लीडर है प्रोफेसर डीएस केर, जो कि एक एनजीओ भी चलाते हैं, पढ़े लिखे इंसान है। उन्होंने कहा कि आप 133 विलेजेस लेते हैं तो हमारे वहां पे जो भी हमारी धार्मिक आस्था के स्थल है या हम जो खेतीबाड़ी करें उसको पूरा आपको विस्थापित करना पड़ेगा। तो हम ये प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे, एनवायरमेंटली उसका जो होना है वो आप एनवायरमेंट में देख लीजिए, आप इन लोगों का विस्थापन कीजिए, आप इनको कोई नई जगह दीजिए। तो गुजरात में पर से जो भी प्रोजेक्ट्स आए, जो भी हुआ है, उसमें नर्मदा और ये जो पोसेत्रा का जो प्रोजेक्ट है उसको लेके जो विरोध हुआ, उसके अलावा बहुत कहीं विरोध नहीं हुआ है, क्योंकि गुजरात के किसान क्लियरली मानते हैं कि ठीक है ये अगर आपको करना है तो आप कीजिए, लेकिन हमको आप अपना रीसेटलमेंट या जो भी पैसा है, जो भी हमको नई जगह पे जाना है, वहां पे जो विस्थापन करना है वो कर दीजिए, हमको बाकी फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज यहाँ पे बात किसी विस्थापन की है ऐसी नहीं है, बात क्लियरली ये है कि आप भले सब्सिडाइज हमको पानी दे, सब्सिडाइज डीजल दे, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दे, लेकिन खाद की जिस तरीके से कीमतें बढ़ी है, इंश्योरेंस की कवर कॉस्ट जो बढ़ी है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ वगैरह आते हैं तो हमारा हमको मतलब पूरा कवर नहीं मिलता है, तो आप हमारी एमएसपी 1.5 गुनी कर दी। और ये इसलिए जायज है कि कॉस्ट सभी को लगती है हर एक चीजों में, लेकिन क्या ये सरकार एमएसपी 1.5 कर पाएगी? क्योंकि जो अगर ये करती है तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वहां पे अगेन फिस्कल डिसिप्लिन का प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए ये कॉर्पोरेट फार्मिंग की जो बात आपने कही कि कल ये बात आई है कॉर्पोरेट फार्मिंग की, इसीलिए ये बीच का रास्ता लेने की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसान इसमें मानेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग और पिछले जो 3 लॉस थे उसी वजह से इसका विरोध तब ये था कि आपने वो 3 लॉस इसीलिए आपको वापस लेने पड़े। तो आप मतलब इस दिशा में लेके उस कगार पे आप अभी किसान को लेके जा रहे हो का, आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो आप ये कॉर्पोरेट फार्मिंग वाला मुद्दा एक्सेप्ट कीजिए या ये मत। इसमें किसान कितना ढिलाई बरतता है, कितना एक्सेप्ट करता है, क्योंकि देखिए आज खेती बाड़ी भी मतलब एक कॉस्ट इंटेंसिव व्यवसाय बन चुकी है, उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज, मुझे लगता है वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन है। और क्लियरली जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बातें कही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, तो आपको कॉर्पोरेट्स को कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार क्लियरली अभी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को लेके तो मतलब दिख रहा है कि क्रोनी कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप उसको इस दिशा में डाइवर्ट करना चाहते हैं इस पूरी चीज को, कि देखिए आपका यहाँ पे नुकसान हुआ है तो हम यहाँ पे आपकी भरपाई करें। और इसलिए बीच का रास्ता की जो बात है मुझे लग रहा है इसलिए की गई है, क्योंकि सरकार के पास इकोनॉमिकली, और दूसरी एक चीज समझने की हमको समझने की जरूरत है, एमएसएमई में कुछ इनकम टैक्स पे कुछ सेक्शन 43H या बी ऐसा कुछ जो लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 फरवरी से के बाद आपका अगर कोई मतलब क्रेडिट वगैरह बाकी है तो वो आप कंसीडर नहीं कर पाएंगे। आपको क्रेडिट जो है वो जो भी अगर आपका पैसा बाकी है तो भी वो आपका इनकम के तौर पे कंसीडर कर लिया जाएगा, अगर आपने क्रेडिट मतलब वो पैसा वापस नहीं लिया। तो मान लीजिए एमएसएमई किसी लोगों को कुछ दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो पैसा उनको 15 फरवरी से पहले अपने अकाउंट में लेना पड़ेगा, अगर नहीं है तो उसको एज ए अकाउंट मतलब क्रेडिट के ऊपर टैक्स, जो उधारी है आपकी उसके ऊपर टैक्स। तो क्लियरली सरकार इकोनॉमिकली कुछ चीजें ऐसी है मुझे लगता है क्लासिफाइड रखना चाहती है, बाहर नहीं आ रही है। क्रेडिट साइकिल को इसलिए बढ़ा रही है या क्रेडिट के ऊपर इसलिए टैक्स कर रही है, कल की आपका पैसा आए ना आए सरकार को टैक्स मिल जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सरकार पूरी की पूरी Catch-22 सिचुएशन में आ गई और उसके बीच के रास्ते ढूंढ रही है।
हाँ, जैसे मैंने कहा गुजरात में नर्मदा बांध और उसी तरह के अलावा कुछ ज्यादा विरोध साणंद जैसे हुआ तो लोगों ने मतलब दिया लैंड और अपना जो भी प्राइस था मार्केट प्राइस पे लेके वो लोग निकल गए वहां से, आसपास के जो इलाके में जो भी था। तो यहाँ पे क्या करता है किसान, फिर दूसरी जगह पे लैंड ले लेता है सस्ती उससे और वहां पे जाके खेती करता है। तो यहाँ पे ये होता है। लेकिन अब जो बात है वो एमएसपी की है। उसमें मैं एक बात बताऊं, गुजरात का किसान भी एमएसपी को लेके बोल रहा है कि एमएसपी का तो कानून आना चाहिए। हाँ, विरोध नहीं कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन अगर किसानों से बात कर लेंगे तो बोलते हैं कि भाई ये बात सही है, एमएसपी का कानून आना चाहिए।